Today we will start gravitation, okay, and this chapter will be in your portion for half yearly exam. So this will be the first lecture. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन से कुछ चीजें डिलीट हो गई हैं. जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पूरा पार्ट है दैट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है. उसके बाद केपलर्स लॉ वाला पूरा सेक्शन जो है वो डिलीट हो गया. इन चैप्टर्स में कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूंगा, ठीक है. और फिर जब ओवर हो जाएगा तो अगर आप कहेंगे तो उसका जो फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा इसमें, लेकिन उसका डेरिवेशन भी जो है हम लोग देखेंगे. अगर समय होगा तो कर लेंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन जो है आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है ना. ग्रेविटेशन है क्या कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अगर है तो वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. तो ये जनरल सा कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का. तो दो लाइन का एक स्टेटमेंट ग्रेविटेशन का आप पहले नोट कर लो. ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies in the universe, ठीक है. तो ये एक जनरल सा डेफिनेशन है जो आप लोग को पहले से भी पता है. सपोज दीज आर द टू बॉडीज, ठीक है. इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जिनका मास m1 और m2 है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक. तो यहां से हम लोग जो है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं. इस वाले ऑब्जेक्ट को, यानी जिसका मास m1 है, उसको जो है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं B. तो ऑब्जेक्ट A को जो है ऑब्जेक्ट B अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट A जो है इट इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, ठीक है. और वो फोर्स क्या है आप उसको लिख सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. और ये फोर्स किसके वजह से है, बिकॉज ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी को भी जो है ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. तो ऑब्जेक्ट बी को भी ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्ट कर रहा है. तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट विच इज ड्यू टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये दोनों फोर्सेस, ठीक है. इन जनरल ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है. लेट इट बी F. हम इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपलिसिटी, ठीक है. दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखो तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक. और दूसरा चीज क्या है कि फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज से r, ठीक है. तो ये दोनों, ये जो चीज है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल. इनवर्स स्क्वायर रूल. तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रहा है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर रूल, ठीक है. अब इन दोनों लॉस को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो यू कैन राइट F इज प्रोपोर्शनल टू by this
और फिर F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल G, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है G, कैपिटल G, ये कैपिटल G क्या है? कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, क्यों इसको यूनिवर्सल कहा गया है? बिकॉज आप कहीं भी चले जाइए यूनिवर्स में, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, इस कैपिटल G की वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट अगर मीडियम, इंटरवीनिंग मीडियम, यानी ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है वो भी अगर वेरी करेगा तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी मीडियम में द वैल्यू ऑफ G इज नॉट गोइंग टू चेंज। और इस वैल्यू ऑफ G है क्या? आप लोगों ने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लास में, फिर कोई बताएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर, वेरी गुड, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले को देखिए, सीधे सीधे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज इट्स यूनिट, ये वैल्यू याद रखनी होगी आप, ठीक है। तो ये हमारा जो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जान लेने के बाद अब हम लोगों को इसका वेक्टर फॉर्म देखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबने इसको नोट कर लिया है? रब करते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट हेडिंग यू कैन गिव वेक्टर फॉर्म ऑफ, हेडिंग डाल दो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, दिस इज ऑफ मास m1, दिस इज ऑफ मास m2, ठीक है। और इनका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है ना? इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। एंड दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। अब सेपरेशन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो दो तरीके से आप ले सकते हो वेक्टर फॉर्म में। अगर हम लें तो इधर से इधर अगर आप डिस्टेंस को कंसीडर करें, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, यू विल राइट इट एज r1 2, या फिर आप ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हो। हमें दोनों की जरूरत है इसलिए मैं दोनों बना रहा हूं, एंड दिस यू कैन राइट फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? F, बोलो। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट सेकेंड। और इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है एक तरह से डायग्राम हो गया, ठीक है। अब कुछ चीजें जो वेक्टर्स की जो आपको पता होनी चाहिए वो हम लोग यहां पे बात करें। r12, ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एंड दिस इज द थर्ड वेक्टर। ट्रायंगल लॉ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हाट यू विल राइट,
दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहला चीज वेक्टर R1 प्लस दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर R2। सो यहां से आपको मिल जाएगा वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये एक चीज आपको पहला मिला। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, अगर आपको वेक्टर R21 को दिखाना हो तो ये क्या हो जाएगा, R21 को अगर दिखाना है तो R1 माइनस R2 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तब ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो R21 हो जाएगा R1 माइनस R2। ये दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देना है, अभी हम लोग उस पे नहीं आ रहे, फॉर्म पे नहीं आ रहे, पहले हम वेक्टर्स की कुछ चीजों को देख रहे हैं। R12 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड R2। हाँ, लेट इट बी R। ठीक, ये हो गया। फिर कुछ चीजें और देख लेते हैं। इसका और इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सो अगला चीज जो हमें जरूरत है वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर की मदद से करते हैं। आप लोगों को पता होगा ये चीज। तो ये चीज हो गया। तो यहां तक क्लियर है। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, आपने एक फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ा था? कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर फॉर सिंप्लिसिटी और डायरेक्ट ये हम ये लिख सकते हैं। ये भी आपको पता है। यहां तक कोई डाउट? ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें, जैसे ये और ये चार चीजें हम लोगों को जो है वेक्टर फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए पता होना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये। ठीक है, क्या होगा? G M1 M2 बाई डायरेक्शन क्या होगा बेटा जरा बताना? F12 का डायरेक्शन क्या होगा? R12 का डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां पे क्या हो जाएगा? R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहीं कोई समस्या? ये एक वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कई तरीके से आप दिखा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। कौन से फोर्स के लिए हम लोगों ने देखा? F12। अब इसको और भी तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ R12 इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये आप क्या लिखोगे इसको? मॉड ऑफ, ठीक है ना? क्या हो गया? हाँ, छोटी। थैंक यू। वीडियो को ठीक है, नॉट इज ओके। ठीक है, अब आपको नीचे का भी जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है। ठीक है, सो ये भी आपका एक फॉर्म हो गया। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और ये कर लें तो M1 M2 बाई Q। सो दिस इज ऑल्सो वन वेक्टर फॉर्म। ये भी एक वेक्टर फॉर्म आपका आ गया। ठीक,
अब देखो एक और तरीके से इसको हम लोग लिखा हुआ देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, GM1 M2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, वेक्टर R12 क्या है, R2 माइनस R1, सो एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब, ठीक है। तो ये जो है दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म हो गया। जैसे हम लोगों ने F12 निकाला, उसी तरीके से हम F21 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, F21 का हम यहां पे करके दिखा नहीं रहे हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज और सुना होगा, पढ़ा होगा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में आप लोगों को पता है क्या है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे भी जो है, जो ये दोनों फोर्सेस हैं दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये तो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी हमारा जो जनरल डायग्राम के बेसिस पे जो कंसेप्ट है उससे क्लियर हो रहा है कि दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर एक्टिंग, बट मैथमेटिकली दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे, मैग्नीट्यूड तो खैर ठीक है, हम लोगों को पता है। हम लोगों ने देखा कि F12, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको ये किया था, दैट इज GM1 M2 बाय ये देखा, ठीक है। अच्छा, F21 के बारे में भी आप देख लो, ये दूसरा जो फोर्स है, इसको अगर आप देखें तो अगेन इट इज GM1 M2 बाई, इसका जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, दैट मीन्स फ्रॉम 2 to 1। सो ये दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इन दोनों इक्वेशन से साफ पता चल रहा है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सिंपली पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, मैग्नीट्यूड ये दे रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखो सेम है। अब आपके मन में होगा सर यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 1 है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले यहाँ देखा है कि R12 इज इक्वल टू R21, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, एंड दैट इज R, ठीक है। पहला चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए अब आप देखो, यूजिंग इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्या आ रहा है, GM1 M2 ये था हमारा पहला इक्वेशन। अब आप देखो, ये हमने आपको बताया, यानी यूनिट वेक्टर R12 के जगह आप माइनस R21 का यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां हम माइनस साइन को बाहर रख ले रहे हैं, GM1 M2 बाय R12।
स्क्वायर और ये हो जाएगा R21, पहली चीज फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में एक काम ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला जो यहां पे हमने देखा है ये चीज दोनों सेम चीज है, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस माइनस जी m1 m2 और यहां पे आप लिखो यानी F12 इज इक्वल्स टू कमिंग ये चीज आ रहा है। अब अगर इस चीज को ध्यान से देखें, ये इतना पार्ट, तो ये क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 यानी दैट इज F21। सो यू कैन राइट माइनस F21। सो F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोगों ने इक्वल मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया यहां से, और हम लोगों ने ये भी दिखा दिया कि दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखो हाफ ईयरली में जो योर सिलेबस विल बी चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, जनरली से क्वेश्चंस होते नहीं है, ठीक है, बट स्टिल चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है एरर्स है उसमें, ठीक है। चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन 1D, चैप्टर 4 दैट इज मोशन इन 2D, ठीक है। अभी सर उसके वीडियोस डाल देंगे प्रोजेक्टाइल वगैरह का, वैसे तुम लोग तो पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा दिया था प्रोजेक्टाइल वगैरह आप लोगों को, ठीक है। फिर NLM, ठीक है, जो चल रहा है अभी, मेघराज सर से बात हुई है एंड ही हैज टोल्ड मोर 3 और 4 लेक्चर्स मैक्स, मतलब एट मैक्स आपका हो जाएगा NLM। और देन दिस ग्रेविटेशन इज एन इजी चैप्टर, काफी आसान चैप्टर है, क्योंकि जो 9th में आपने पढ़ा है वही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो आपने इसको कॉपी कर लिया, हाँ, तो मैं इसको मिटा दूं। ना ग्रेविटेशन के बारे में कुछ चीजें और हैं, जैसे जनरल चीजें हैं, जैसे प्लीज डोंट टॉक। आप लोगों ने अभी मैंने बताया कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करता है, फिर मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। इसके अलावा अगर आपने फिगर देखा होगा, जो मैंने फिगर बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक खासियत होता है, ठीक है, कि जो फोर्सेस होते हैं दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। और बेसिकली जो है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कितनी भी लार्ज बॉडीज क्यों ना हो, वी कंसिडर द सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है दो ऑब्जेक्ट्स के, उसको जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दैट डायरेक्शन ओनली। तो ये सब कुछ जनरल बातें हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेक्स्ट हेडिंग यू कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो कि अगर कई ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट having mass m1, this is another object having mass m2, this is another object having mass m3, this is one more object having mass say m, ठीक है। तो m जो है इसके ऊपर इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, m के ऊपर इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, m के ऊपर इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप देखो, जो यहां पे हमने सेटअप किया है, इस सेटअप में अगर आप देखें तो सपोज ये डिस्टेंस r3 है, सपोज ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस आपका r1 है। तो m जो है
m के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, लेट इट बी F3, ठीक है। m के ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, ये आपका F2 हो गया। m के ऊपर m1 की वजह से एक फोर्स लग रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज F1 हो गया है। तो आप देखो कि यहाँ पे इस फिगर में m जो है उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और सब ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास m, ठीक है। तो नेट फोर्स, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सराउंडिंग में कोई भी बॉडीज हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूं, खड़ा हूं, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट मान लो ये जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, आप लोग के प्रेजेंस से उसके ऊपर, उस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप नहीं भी रहते तो भी मान लो सपोज ये हमारे ऊपर जो है 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, आपके रहने पे भी ये हमारे ऊपर 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज डज नॉट मैटर। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो मेरे ऊपर एक नेट फोर्स होगा जो इन सबका वेक्टर सम होगा। वो वेक्टर सम कैसे निकाला जाता है, तो यहां पे जो है नेट फोर्स निकालने का यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जो F नेट एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट M, दैट यू कैन गेट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। हम यहाँ पे Fn तक शो कर दे रहे हैं, तो मैथमेटिकल यही है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई लिखने को तो नहीं देता है, हाँ इस पे बेस्ड आपको छोटे से सवाल दे सकता है कि 2-3 बॉडीज हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो सिंपली यू विल डू द वेक्टर सम, और बहुत आसानी से है, आप F1 क्या है वो निकाल सकते हो यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, फिर F2 निकाल सकते हो, फिर F3 निकाल सकते हो, एंड यू कैन डू द सिंपल एडिंग प्रोसेस जो वेक्टर्स में आपने सीखा है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जनरल यही कंसेप्ट है। एक बात और ग्रेविटेशन के बारे में याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग जो होती है ये पॉसिबल नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, उससे शील्डिंग पॉसिबल है, बट ग्रेविटेशन से शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। शील्डिंग कहने का मतलब क्या है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स से बच नहीं सकते। आप अपने आप को एक पूरा एकदम बंद कमरे में अगर रख लें तो वहां पे भी आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। सो ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, वेयरएज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज पॉसिबल। इसीलिए आपने देखा होगा जब आसमान में बिजलियां वगैरह कड़कती हैं तो क्या प्रेफर किया जाता है कि आप कहां रहें। मान लीजिए आप एक पार्क में हैं और वहां पे एक पेड़ है और एक कार है, तो आप कहां शरण लेंगे, किस जगह जाके आप अपने आप को मतलब रखेंगे? पेड़ के नीचे? गलत, कार के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि कार जो है एक मेटल हॉलो बॉडी है और एक मेटालिक हॉलो बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्ट नहीं करती है। क्लास 12 में जब आप आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ग्रेविटेशनल शील्डिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आप ये जानते हो फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, वेट होता है तो वेट क्या है, वेट इज ऑल्सो फोर्स, ठीक है। अच्छा, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अभी क्या पढ़ा कि जी m1 m2 न लें, जी m
कैपिटल एम, ठीक है। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ और ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। यहां पे m क्या है ये भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। m इज मास ऑफ अर्थ और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वेट जो होता है, वेट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, वेट क्या है, कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स? नॉन कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो फोर्स, दिस इज ऑल्सो फोर्स। अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, mg इज इक्वल टू जी एम एम बाई कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल एन कैंसल, so you get the value of small g, यानी acceleration due to gravity is capital G multiplied by mass of the earth upon R square। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देख के ही आप समझ सकते हैं कि स्मॉल g की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, ठीक है। दो इट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द कोर्स, बट एक जनरल आइडिया आपको इस फॉर्मूले से ही मैं बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल g की वैल्यू किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है। कैपिटल G विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, किसी भी केस में बदलना नहीं है। फिर क्या है, मास ऑफ द अर्थ, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मास ऑफ द अर्थ को हम कांस्टेंट। तीसरा चीज क्या है, रेडियस। यहाँ पे ये रेडियस, तो आप रेडियस ऑफ द अर्थ अब आप ये करिए। अब आप ये करिए, यहाँ पे रेडियस क्या था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो केस हमने लिया था, ये केस ऐसा था कि द ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने क्या ले लिया था, r ले लिया था। बट अगर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम आसमान में किसी हाइट h पे लेके चले जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r जो है, मैंने कैपिटल R जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस h हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और कैपिटल R प्लस h हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। और डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाएगा तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एज वी गो एट हायर ऑल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक उसी तरीके से जब आप अर्थ सरफेस के अंदर जाते हो, यानी गड्ढा करके अगर हम अंदर जाते हैं तो उस केस में भी g की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब आप कहोगे सर तब तो ये छोटा हो जा रहा है, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, तब तो सर ये बढ़ना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा कैसे? एक्चुअली में क्या है कि जब हम गहराइयों में जाते हैं तो वी डोंट कंसिडर द होल मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि आपको मास उतना ही लेना है जो उसके, जैसे ऐसे समझो कि ये हमारा पूरा अर्थ अगर हम कंसिडर करें, जब आप यहां पे थे या यहां पे थे, कहीं पे भी थे, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास आपको कंसिडर करना था। बट जब आप जो है गहराइयों में चले जाते हैं, ठीक है, मान लो आपने गड्ढा करके यहां पे आ गए, तो नाउ द होल मास नहीं, तब फिर जो है ये इतना हिस्सा जो मास का है, दिस ओनली, ये m है, ये क्या है, m डैश, तो सिर्फ ये हिस्सा जो है आपको कंसिडर करना है इस m के जगह, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट डिक्रीजेस। चलो इसका डेरिवेशन हम आपको थोड़ा सा समझा देंगे कैसे किया जाता है, ठीक है, वरना आपके दिमाग में कीड़ा घूमता रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखो दूसरी चीजें, अब हम रेडियस r की बात करते हैं। आपने ये भी पढ़ा था क्लास 9th में कि जब हम पोल्स पे होते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और जब इक्वेटर पे होते हैं तो मिनिमम। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की हम बात कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप अर्थ को ध्यान से ये देखें तो परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, ये कुछ ऐसे शेप में होता है, ऐसा शेप। तो अगर आप पोलर रेडियस को लेते हैं और इक्वेटोरियल रेडियस को लेते हैं तो व्हाट यू सी, इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस, है कि नहीं है? तो पोल पे जो है ये जो रेडियस है ये कम हो जाता है, तो ये कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है g की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और
इक्वेटर पे जब आप आते हो तो ये आर की वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ध्यान रखिएगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर बिकॉज रेडियस वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, इसी वजह से मान लो एक आदमी अगर मॉस्को में है और वो चल के कहां आता है, चेन्नई आता है, तो ही विल फाइंड दैट कि उसके वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आया है बिकॉज मॉस्को इज नियर द पोल्स एंड चेन्नई इज नियर द इक्वेटर। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कुछ तो वेरिएशन आएगा, और जी की वैल्यू में अगर वेरिएशन आएगा तो उसका वेट क्या होगा, चेंज होगा। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका ये डेप्थ वाला जो है डेरिवेशन आपको करवा देंगे, वैसे तो कोर्स में नहीं है बट स्टिल आई विल डू इट। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।